क्वेश्चंस है ना आप लोगों के पास? चलो नीलेश, आपसे शुरू करें। आवाज़ आ रही है ना आप सबको मेरी? चलो गुड, ओके। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। आप एक एक कर पूछ सकते हो। देखो 2025 वालों के बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मुझे लगा एक गूगल मीट में कर लेते हैं, ताकि सबको पर्सनली रिप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है और सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं सबके, तो एक बार में सबको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नीलेश बताइए। बाकी हाथ उठा लो जिसका क्वेश्चन। हाँ बताइए नीलेश, क्या क्वेश्चन है? शुरू से शुरू करते हैं। मैम, अरे गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो यस यस नीलेश बताइए। मैम, मेरे 2-3 डाउट्स हैं। हम्म मैम, जैसे मैम पॉलिटी और हिस्ट्री में मैम मतलब हम सब्जेक्ट अपना तैयार कर रहे हैं, तो जैसे मैम कोई भी मेरा टॉपिक जैसे क्लियर हो चुका है, हम्म तो उसके लिए मैम क्या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए मैम? ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, पॉलिटी और हिस्ट्री हो गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्या सीन है? मैम मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन 70% कंप्लीट हो चुकी है ये ठीक दोनों है, सब्जेक्ट। तो प्रीलिम्स के और पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है, समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ गया है। मेंस का सिलेबस देखा है अभी तक? जी मैम, देखा है। देखा है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कंटेंट कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेंस और प्रीलिम्स का। जैसे उसमें एनालिसिस देखनी होती है, जैसे हम हिस्ट्री में सिर्फ अभी रट रहे होते हैं चीज़ों को, तो वैसा थोड़ा सा आइडिया हो गया हो तो यू कैन स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि स्टार्टिंग के 5-6 महीने बेसिक अपना कवर करो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। आप लोग 2025 के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप स्विच कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ना हो कि हम पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करने लगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो हर स्टेप बाई स्टेप चलना है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग 5-6 महीने में सारे सब्जेक्ट्स की आ जानी चाहिए। सारे सब्जेक्ट नहीं तो मोटे मोटे सब्जेक्ट। उसके बाद मेंस का सिलेबस उठाओ, मेंस का सिलेबस देखो, और फिर धीमे से नोट्स बनाने के साथ साथ आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं करनी, मेंस के नोट्स भी बनने चाहिए। ठीक है, और बताओ नीलेश, और क्या है? मैम मतलब मेंस के लिए मैम आपने बोला था कि प्रहार की सीरीज आती है, हम्म। उसके जरिए मैम नोट्स बनाना है, तो उसकी सीरीज उनकी मतलब सीरीज तो अभी लॉन्च हुई नहीं है, तो जो पुरानी वाली उनकी सीरीज है उस हिसाब से नोट्स मैम मैम हेल्प ले सकते हैं उसकी? देखो बिल्कुल ले सकते हो, जो स्टार्टिंग पोर्शन है। अब हिस्ट्री में वो क्या करेंगे? अगर हिस्ट्री का वो उन्होंने प्रहार सीरीज निकाली थी 2024 के लिए निकाली होगी, तो फिर 25 में कुछ उसी को थोड़ा सा इधर उधर शब्द घुमा देंगे, अदरवाइज कुछ नया ऐसा नहीं लेकर आएंगे। स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स सेम ही रहते हैं। करंट अफेयर्स से हमें बार बार अपने नोट्स को एक बार बेसिक आउटलाइन देनी है। ठीक है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वास्ट है, हर चीज़ के नोट्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें, जिससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, उनके नोट्स बना लो। एनालिसिस के पॉइंट्स में चीज़ें लिख लो। प्रहार को पूरा कॉपी नहीं करना है। ठीक है, प्रहार में ऑलरेडी पॉइंट्स में ही दिया हुआ है। राइट, हमेशा हमें अपने नोट्स बनाते वक्त थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, ताकि हम वैल्यू ऐड कर सकें। वैल्यू एडिशन इज करंट अफेयर्स में कोई भी चीज़ अगर हो रही है, या फिर कोई भी डेटा हमको लिखना है, तो वहाँ पर हम उसको बाद में करते रहेंगे, क्योंकि अभी 2025 का पेपर देने में टाइम है, 2026 का जो भी कभी भी दे रहा हो, तो वैल्यू एडिशन के लिए स्पेस छोड़नी है। वैल्यू एडिशन हमें नोट्स को परमानेंटली करते रहना है, लेकिन एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यस मैम। और कुछ बचा? मैम एक और जैसे मैम कोर सब्जेक्ट मैम पहले तैयार करना है मुझको, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी, तो मैम सोसाइटी अभी कर सकते हैं कि मैम अभी पहले इन सब्जेक्ट पे सोसाइटी ध्यान दें? मत करो, सोसाइटी ज़्यादा करंट वो रहती है ओरिएंटेड। ठीक है, तो सोसाइटी अभी उसको छोड़ दो। एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना चाहते हो क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब एक बार देख लो। उसके अभी नोट्स मत बनाओ, वो बाद में करना। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, आंसर राइटिंग कर रहे थैंक हो यू तो मैम मेरे तक। ठीक है, आंसर हाँ राइटिंग कर रहे हो तो सोसाइटी को वो कर सकते हो, तो सोसाइटी वाले पोर्शन से आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक रहता है चीज़ें। ठीक है, और कुछ हुआ? और कुछ बचा ठीक है नीलेश? मैम। नहीं मैम, मेरे डाउट्स हो गए ठीक लगभग। है, तुम्हारे लिए ये मीटिंग रखी थी मैंने। चल, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ बताइए अर्पिता। मैम मैं 2025 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक मेरा है। क्वेश्चन ये है कि मेरा GS1 कंप्लीट हो गया है, GS4 कंप्लीट हो गया है, और GS2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस भी हो गया है। GS3 में मैंने
मतलब अभी वो मैं पढ़ना शुरू की हूँ, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर वगैरह मैंने वो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बट मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है मैम, वो प्रीलिम्स के हिसाब से आ रही है। मतलब मैंने आंसर राइटिंग भी कुछ कुछ शुरू कर दी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं प्रीलिम्स में किस तरीके से प्रिपेयर करना, अब अपनी स्ट्रैटेजी आगे किस तरीके से रखूँ। तो प्रीलिम्स के लिए पहले पढ़ चुके होगे। मैम थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब जो मेंस में जो, मतलब मेंस और प्रीलिम्स थोड़ा सेम ही होता है ना, कुछ कुछ चीजें तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह वो सारी चीजें हो चुकी हैं। बट स्पेसिफिकली अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए या नहीं, उस तरीके का डाउट है अभी। या मैं अपनी मेंस की ही प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रखूं, नोट्स और ये सारी चीजें। देखो मेंस को और प्रीलिम्स को साइमल्टेनियसली लेकर चल सकते हो, ठीक है, एक ही पर क्यों फोकस करना है। तो दोनों चीज़ें करोगे तो थोड़ा मोनोटोनस भी नहीं होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ाई में। GS 3 को मैं ये कहूँगी उसमें बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं, तो उन करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाना, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या कर सकते हो, हमेशा प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स हमको अलग रखने हैं। प्रीलिम्स में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, वन लाइनर्स, वैसे बहुत शॉर्ट में नोट्स होते हैं जिसको हम बार बार पढ़ें। अब जब प्रीलिम्स का और मेंस के नोट्स अगर एक साथ कर लोगे तो क्या होगा, जब प्रीलिम्स आएगा तो फिर मेंस को सेग्रीगेट कैसे करोगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। प्रीलिम्स के अगर नोट्स हैं अर्पिता तो उनको करो, एंड साथ में कोशिश क्या करो, साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, ठीक है। अगर घटना चक्र से वो वाला ले रखा है वो ले लो, अदरवाइज 2022 का पेपर उठाओ, 2023, 24 जितने भी 5, 6, 10 साल के पेपर्स हैं उनको लगाओ। जब उनको लगाओगे तो प्रीलिम्स में कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है वो अपने आप समझ में आ जाएंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेकर चलो। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। और अंकित बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका। और मैम एक और चीज, हाँ हाँ। मैम जैसे जो बेसिक थ्योरी होती है किसी भी आंसर में लिखनी होती है वो मेरी प्रिपेयर्ड रहती है, लेकिन जो फैक्ट्स और डेटा वगैरह होता है उसमें थोड़ी बहुत कमी हो जाती है जब मैं आंसर इवेल्युएट कराती हूँ। तो उस चीज को मैं कहाँ से वैल्यू ऐड वो कर सकती हूँ, उसका थोड़ा सा आप बता दीजिए प्लीज। देखो पहली बात तो अभी तुमको फैक्ट्स और डेटा क्यों लर्न करना है, फिर से दोबारा लर्न करना पड़ेगा। ये तो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, फिर से नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो उसको तो अभी तुम टेंशन ही मत लो, इसको लर्न रखना ही पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाकर हम सारा डेटा, जब क्या करते हैं, जब हमारा मेंस होने वाला होता है उस समय पर हम करंट अफेयर्स की मैगजीन या फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद, प्रीलिम्स के पेपर के बाद, तब हम करंट अफेयर्स से अपडेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम ही 2-3 महीने के उसमें होता है डिफरेंस में। तो उस टाइम में करंट अफेयर्स से वैल्यू ऐड करनी होगी। अभी 2024 वालों का तो भरोसा नहीं है, 2025 वाले अगर डेटा अगर लिखने लगेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। तो अभी तुम अगर आंसर राइटिंग करते हो तो फिर उसमें देख कर डेटा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी तरफ से फ्रेम करो और देख कर डेटा लिखो। ये वाला डेटा आगे काम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसको लर्न करने का तरीका ये होता है कि उसको हम शॉर्ट में लिख लें, एक पन्ने में विमेन से संबंधित सारा डेटा लिख लिया, उसको सुबह शाम पढ़ रहे हैं तो वो रट जाएगा, ठीक है। ठीक है। और मैम एक और चीज, सॉरी ऐसे बार बार पूछने के लिए, मैम ये पूछना था कि जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होता है और सेंसस है या फिर नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आती है, वो मतलब उनमें से कौन कौन सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ते हुए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, अगर देखो तुम लोगों के पास टाइम है, 2025 वालों के पास टाइम है और पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे उठाओ और पढ़ लो, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि हम सो जाएं बीच में, राइट। बाकी अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है हमको, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम देखते रहें कहाँ पर हमारे हिसाब से मोटा मोटा सारी हेडिंग्स पढ़ें उसकी, जहाँ पर रेलिवेंट लग रहा हो वहाँ पर उसकी डिटेल देखें, अदरवाइज उसको हम स्किप कर कर आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमको लगता है नहीं यार ये किताब उठाइए, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो एक एक लाइन पढ़नी है, वो तरीका नहीं है, एक एक लाइन नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके अर्पिता, बताइए अंकित। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था मैम, जैसे मैंने एक बार आपसे टेलीग्राम पे मैसेज किया था मैम कि जैसे 2025 का जो पेपर है, जैसे मैम होता है जनरली क्या होता है कि मार्च में पेपर होने वाला होता है, लेकिन अभी मैम जैसे मैम आपसे मैंने पूछा था कि स्ट्रेटेजी मेरी मैम एग्ज़ाम पर्पस से जैसे एग्जैक्टली पता होता है हमें कि मार्च तक या अप्रैल तक पेपर होने वाला है हमारा, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी सेट करते हैं कि हमने इतने दिन पहले अपना प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, इतने दिन पहले हमें आंसर राइटिंग शुरू कर देनी है और अपना मतलब प्री के लिए प्रॉपर तैयारी करनी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है मैम, जैसे अभी का 2024 को लेकर के मैम इनसर्टेनिटी कब पेपर होगा, क्या होगा, मतलब कुछ कंफर्म जैसा नहीं लग रहा है। तो मैम जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक अपना मैंने
जैसे अगले साल के लिए 2025 तक मैंने मार्च तक अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के रखी थी। लेकिन क्या होता है जैसे ये देख करके कि मैं अभी एक प्रोसीजर कंप्लीट ही नहीं होगा, तो अगले साल को लेकर के मैम जैसे प्रॉपर हर एक चीज़ सेट कर रखा है। मैं इतने टाइम तक मैंने प्री लगाऊंगा या मेंस लगाऊंगा, इतने टाइम तक मैं आंसर राइटिंग करूंगा, उस चीज़ को लेकर के मैम फिर वो मेरा मतलब टारगेट मतलब मैं सही से उसको कर नहीं पा रहा हूँ फिर उस चीज़ को लेकर के। देखो अंकित, ये समस्या तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन इस समस्या का हल देखो तो कोई हल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथों में है ही नहीं। जिस एग्ज़ाम की तुम प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, उस एग्ज़ाम का नेचर ही ऐसा है। लेकिन ये मानकर चलो कि ऐसा नहीं होगा कि 2025 में तुम्हारा पेपर होगा नहीं, या फिर बहुत डिले कर देंगे। बहुत ज़्यादा भी अगर करेंगे तो फिर मई जून तक मानकर चलो कि प्रीलिम्स हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी साइकिल रेगुलराइज करनी है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2025 का पेपर फिर नवंबर दिसंबर मिले, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो ना जाए। अदरवाइज मई जून को टारगेट रखकर चलो, दुनिया की ज़्यादा मत सुनो, 25 पे फोकस करना है। 24 वालों का निकल जाएगा। अगर उनका मेंस ऐसा भी हो सकता है कि इंटरव्यू से पहले भी करवा देते हैं वो लोग, इंटरव्यू उनका नहीं होता है उससे पहले प्रीलिम्स भी हो जाता है, राइट। तो इतना ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मार्च की जगह उसको अप्रैल तक एक्सटेंड कर वो स्ट्रैटेजी बनाकर चलो, और बाकी समय के साथ चीज़ों में क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। जैसे मैम क्या होता है हम लोग मतलब पढ़ते हैं प्री के लिए प्रॉपर उसमें मतलब हर चीज़ फैक्चुअल नॉलेज मतलब प्रॉपर टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन होता नहीं कि पेपर बढ़ता जाता है मतलब बढ़ता जाता है उस चीज़ को मतलब हम भूलते जाते हैं पीछे की चीज़ें, और मतलब बार बार प्रैक्टिस करते 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 तो हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मतलब मैम जैसे घबराहट छोड़ लगती है, इतना मैं पढ़ रहा हूँ भूल जा रहा हूँ बार बार, और पेपर पता नहीं कब होगा। मतलब जैसे अपना प्रॉपर हमने एक टारगेट लेकर के चलते हैं मैम, आज हमने इतना कंप्लीट कर लिया, कल हमको ये करना है, परसों ये करना है, एक सर्टेन टाइम तक हमारा प्रॉपर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और हम जाकर के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस चीज़ को लेकर के चलते हैं। लेकिन वही मैम जैसे होता नहीं प्री के लेकर के 2-3 महीने पहले प्रॉपर एक आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, हर एक चीज़ घटना चेक लगाते हैं, मतलब मैम ऐसी सारी चीज़ें मतलब जो होती देखो है प्री के लेकिन लिए। ये वही है ना कि अब इतना इतना जो समस्याएं हैं, ये इनका निराकरण कुछ नहीं है, ठीक है। हमें अपने आप को जिस हिसाब से आयोग कर रहा है उस हिसाब से मोल्ड कर लेना है, ठीक है। अगर एसडीएम बनना है तो एसडीएम बन के भी ज़िंदगी इतनी आसान तो होगी नहीं कि एकदम नो हर मैम। चीज़ प्लान होकर सब हो जाए। तो उसकी प्रैक्टिस आयोग करवा देता है, एग्ज़ाम करवाते नहीं टाइम से, बच्चों को एकदम मेंटली प्रिपेयर कर देता है, एकदम नहीं परेशान कर यस देता मैम। है, तो ज़िंदगी आगे के लिए वो सॉर्ट कर देता है ताकि तुम अभी से प्रिपेयर हो जाओ। तो उसी हिसाब से चलो, बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। बिना रिवीजन के अगर इंसान को एक ही बार में याद हो जाता तो रिवीजन की ज़रूरत ही ना पड़ती, राइट। तो रिवीजन करते रहो, जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस रहेंगे। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को लेकर चलो, सिर्फ प्रीलिम्स पर मत करो, ठीक है। यस मैम। मैम एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मतलब अपने इसमें क्या बोलते हैं यूपीपीएससी एग्जाम में जो मतलब ये इकोनॉमिक्स को लेकर के मेरा मतलब मैम जानने का इच्छा है। जैसे मैम यूपीएससी में क्या होता है उसमें हर एक चीज़ें हम्म प्रॉपर मैक्रो से लेकर मतलब मैक्रो अधिकतर पढ़नी पड़ती है, और जैसे मतलब वो चीज़ें हम तैयारी करते हैं मैम जैसे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं मतलब इसमें प्री में मतलब कुछ समझ नहीं आता यूपीपीएससी में कहाँ से क्या चीज़ें इकोनॉमिक्स में पूछता है, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक हैं जैसे हम तो सारी चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, तैयारी प्रिपरेशन प्रॉपर कर ले रहे हैं, लेकिन मैम ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे देखो, मतलब इकोनॉमिक्स को लेकर के जहाँ पे ज़्यादा फोकस करें। जो 2024 वाला इंसान है उसको शॉर्टकट चाहिए। उसको देखना है कि अच्छा इकोनॉमिक्स में केवल करंट अफेयर्स ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है, ज़्यादा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इधर उधर के आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको अभी पढ़ाई अपनी होलिस्टिक रखनी है। उसको देखता रहना है प्रीवियस के क्वेश्चंस, लेकिन उसको इकोनॉमिक्स में शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, उसको सब पढ़ना है। क्योंकि जब सब पढ़ोगे ना तभी फाइनली सेलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं करनी है, प्रीलिम्स के साथ मेंस भी आएगा, और जब नॉलेज होलिस्टिक होगी तब वहाँ पर जाकर इंटरव्यू में अगर कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म पूछ लिया, कुछ पूछ लिया, तो उसको अलग से पढ़ेंगे क्या, उसको अलग से तो नहीं पढ़ेंगे। तो तीनों स्टेजेस के लिए प्रिपरेशन हमारी होलिस्टिक होनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में शॉर्टकट्स नहीं लेने, और स्पेशली तब जब टाइम है। जिसके पास टाइम नहीं है, जो एकदम लास्ट अटेम्प्ट लेकर बैठा है 2024 में, वो शॉर्टकट्स ले लें, उसके पास कोई चारा नहीं है। आपके पास है तो होलिस्टिकली पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और बस ये है कि पीवाईक्यूज देखते रहो, ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरी ही ट्रैक पर चले जाए। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके चलिए, कौन बचा? प्रदीप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम अभी का क्या सीन है, ये हम यही दिसंबर मान के करें प्रिपरेशन? 2024 वाले जी तो दिसंबर मानकर ही करिए। देखिए वैसे तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये मानकर चलिए कि अगर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाए, ठीक है। तो दिसंबर ही मानकर चलिए, कोई दूसरा थॉट आने मत दीजिए, दिसंबर मानिए। मैम केवल इसलिए पूछ रहा हूँ
कि जैसे दिसंबर मान के चलते हैं, कोई चीज कम प्रिपरेशन है उसकी, तो हम अभी शॉर्टकट यूज करके जल्दी एग्जाम, इसलिए उसको ब्रॉड नहीं पढ़ते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऊपर से मेंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं 2024 वाले, जी मेंस प्रीलिम्स ही जी खेल रहे हैं केवल। लेकिन पॉइंट ये है जी ना कि इसके लिए क्या ही कहा जाए, इसके लिए कुछ उपाय नहीं है। खेलना हमको प्रीलिम्स ही प्रीलिम्स पड़ेगा, क्योंकि अगर हो गया एग्जाम और हम शॉर्टकट की जगह हम डिटेल में चले गए और दिसंबर में आयोग ने करवा लिया, अपनी जिद पर आए, जी क्योंकि उनका कोई भरोसा जी नहीं है, ठीक है। कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो हमें अपनी प्रिपरेशन दिसंबर के हिसाब से ही करनी है। फैक्ट्स इतने आते हैं मैम कि अगर नहीं पढ़ेंगे उतना तो फिर कर ही हाँ नहीं वही, पाएंगे अगर फिर। उसको थोड़ा सा भी हल्के में ले लिया प्रीलिम्स को तो फिर बिगड़ जाएगा खेल, ठीक है। फैक्ट्स इतने सारे हैं, उसी को रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये समस्या सभी के साथ है, सभी लोग यही कर रहे हैं। तो आप भी यही मानकर चलिए, दिसंबर में पेपर है, दिसंबर के हिसाब से तैयारी करिए। ज़्यादा अगर टाइम मैनेज हो पाता है तो थोड़ा बहुत मेंस का देख लीजिए, अदरवाइज जहाँ पर शॉर्टकट ले चुके हैं तो अब उसको फिलहाल की कंडीशन में उस सब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट पर ही बने रहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने ओके का टाइम नहीं है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलो, कोई और बच्चा? आकाश बताइए। पूछना है आकाश क्वेश्चन आपको? किसी को क्वेश्चन पूछना है? पूछिए आकाश। चलो, नीलेश और अंकित से मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, और किसी का हाथ उठा नहीं है तो फिर इसको एंड कर दें। बस इतने ही क्वेश्चंस थे। यूपी स्पेशल कैसे अप्रोच करें प्री और मेंस के लिए? देखो, प्री के लिए तो बहुत कोर फैक्ट्स टाइप की किताबें आती हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है। मेंस की जहाँ पर नहीं आकाश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जहाँ तक मेंस की बात आती है तो मेंस के लिए GS 5 और 6 करना है, तो उसके लिए किताबों को उठाओ, जो भी मैंने GS 5 और 6 के सोर्सेज बता रखे हैं वहाँ से करना है। प्रीलिम्स में इतने यूपी स्पेशल के फैक्ट्स पूछे नहीं जाते हैं, बाकी घटना चक्र की जो कोर फैक्ट्स करके कोई किताब आती है उससे कर सकते हो, ठीक है। और मेंस में नोट्स नहीं समझ आते हैं कैसे बनाएं? देखिए, नोट्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उससे देख सकते हो कि मेंस के नोट्स होते कैसे हैं, ठीक है। वरना किसी कोई टॉपर वॉपर का ढूंढ लो टेलीग्राम में, उसको हमें कॉपी नहीं करना है, बस उससे हमको आइडिया लेना है कि बनाते कैसे, ठीक है। फोमो रहता है, ज़िंदगी भर रहता है, कोई ना कोई हमें लगेगा हमसे ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो कोई बात नहीं मोहम्मद फहद, चलता है, फोमो रहने दीजिए, ठीक है। आकाश पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन, या मैं एंड करूँ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आकाश। अब मुझे किसी बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो? अरे नीलेश, बस मेरा आशीर्वाद है सब लोग सफल रहें, ठीक है। हाँ आकाश, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं इसको एंड कर देती हूँ। स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? देखो, स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग डिफर करेगी, हम किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे है उस पर डिपेंड करेगा। प्रीलिम्स के लिए हमने कितना पढ़ रखा है, ठीक है। मेंस के लिए हमने कुछ अभी उठाया है या नहीं उठाया है। तो बेसिक मोटी मोटी स्ट्रैटेजी जो इंसान प्रिपेयर कर रहा है 2025 के लिए, उसकी ये होनी चाहिए। स्टार्टिंग के 5-6 महीने सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे हम अवगत होंगे। एक ही बार में लर्न नहीं होता, 6 महीने में लर्न हो जाता तो एकदम ही ज़िंदगी आसान होती। तो उससे हम अपने आप को, अब चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को समझेंगे। 6 महीने के बाद हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। दोनों को हम एक GS 1 का मेंस का कोई भी एक GS का पेपर उठाएंगे, उसके थोड़े से नोट्स बनाएंगे। एकदम से मेंस में आते ही आंसर राइटिंग नहीं करने लगना है, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, थोड़ा सा चीज़ों को सिलेबस के साथ चलने की कोशिश करो, सिलेबस से नोट्स बनाओ, फिर धीमे धीमे एक एक आंसर लिखना शुरू करना। एंड बात आती है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में तो जो एक बार 5-6 महीने में पढ़ लोगे, किताबों से पढ़ रहे हो अगर, तो एक ही किताब को 4 बार पढ़ने से अच्छा है कि हम उसमें या तो हाईलाइट कर लें या फिर हम उससे नोट्स बना लें। प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग नोट्स होंगे। एक बार जो हमने प्रीलिम्स के नोट्स बना लिए हैं उसी को हमें बार बार दोहराते रहना, राइट। तो 6 महीने का, अब आकाश आप किस स्टेज पर हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल ये वाला मोटा मोटा मैंने स्ट्रैटेजी का आइडिया दे दिया है, ठीक है। बाकी आकाश, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा सबको एक साथ वो कर लें, ओके ठीक है। विजेता, कोई क्वेश्चन है आपका? हाय इक्षा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी ऑडियो आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। मैम, माय क्वेश्चन साउंड सिली, बट सीइंग द करंट सिनेरियो लगता भी है कि यूपीएससी 2025 होगा। UPPSC 2025 होगा, भरोसा रखो, होगा।
देखो मैम इनको तो करंट अफेयर्स अभी से स्टार्ट कर दें? देखो करंट अफेयर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये बता देती हूँ। करंट अफेयर्स मैंने एक ऑडियो भी भेजा था, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो। करंट अफेयर्स 2025 वालों को अभी न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो तो पढ़ो, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ो उसमें, या फिर एडिटोरियल डिस्कशन जो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स वाले देते हैं उसको सुनो। बाकी जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं वो हमको करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी। हमको करंट अफेयर्स से अपने आप को अवगत रखना है कि क्या चल क्या रहा है देश दुनिया में। जब प्रीलिम्स का फॉर्म भरना तब से प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पढ़ने। अभी हमको सिर्फ थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए न्यूज़पेपर विल सफाइस। और 2025 वालों ये भरोसा रखो कि पेपर होगा 2025 में, ठीक है, क्योंकि ये इनको अपनी साइकिल को रेगुलराइज करना है और इसका उन पर बहुत प्रेशर है। तो ये नहीं होगा कि 2025 वाला साल ही ऐसा निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा हल्के में मत ले लीजिएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को रोक दें, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके ठीक है आकाश, टारगेट फिनिश करने का भी एग्ज़ाम का तो तब भी मार्च अप्रैल तक रखो। देखो कितना पढ़ चुके हो, मार्च अप्रैल तक करने की कोशिश करो, ठीक है। जितने एक बार 4 महीने का बना लो, 3 महीने का, जब उसमें हो जाए पूरे 3 महीने कंप्लीट, तो पूरे टारगेट्स टाइम से तो कंप्लीट होते नहीं है। 3 महीने का 4 महीने हो जाएगा, 4 महीने हो जाए तो फिर से एक टारगेट बना लो अगले 4 महीने का, तब तक एग्जाम में भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़े थोड़े समय के लिए टारगेट बनाओ। 1 साल के लिए लंबा बना लोगे, 6 महीने के लिए बना लोगे तो बीच में भटक जाओगे। इसीलिए या तो 1 महीने का टारगेट बनाओ, 1 महीने में हमें ये चीज़ें कर लेनी है। सब चीज़ें हमको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओगे तो उसको पूरा कर पाओगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में हम बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं, राइट, अनटिल एंड अनलेस हम बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ठीक है। चल मैम एक क्वेश्चन और मेरा है। हाँ पूछिए अंकित। मैम जैसे मैं ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है मैम, जैसे मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप मैंने 4 बार मतलब अटेम्प्ट दी है, मतलब प्री क्वालिफाई। आवाज़ चली गई है अंकित आपकी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी अंकित, करके आप जब जाते हैं इंटरव्यू आपकी आवाज़ चली गई है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया बीच में। हाँ बताइए। मैम अभी आ रही है? हाँ बेटर बट आ रही है, बताइए। हाँ मैम, जैसे मैं कह रहा था, आप वही मतलब हर अटेम्प्ट आप क्वालिफाई करके जाते हैं, एक एक हेड प्री मेंस हुआ और इंटरव्यू तक आप पहुंचते हैं, मतलब आपने 4 बार क्वालिफाई भी किया है, तो मतलब इस अनसर्टेनिटी को आप मतलब किस हिसाब से आप हैंडल करते हैं? जैसे हम लोग अभी होता है कि हम लोगों ने अभी प्रिपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इतना बर्डन होता है कि घबरा जाते हैं, डर सा जाते हैं, मतलब आपने और आप मतलब इतना अनसर्टेनिटी को झेल करके आप मतलब कैसे, मतलब मैं कह सकता हूँ कैसे आप अपना मतलब नॉर्मल रह सकते हैं लाइफ में अपने। हाँ हाँ, आई गेट योर पॉइंट। जब इंसान देखो, पहले हम बहुत डरते हैं ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन जब हम इतना ओवर झेल चुके होते हैं कि अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है, ठीक है, कि 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, अब इससे बुरा क्या हो सकता है, तो फिर वो बात नॉर्मल हो जाती है। दूर से चीज़ों से बहुत डर लगता है, लेकिन जब वो हो जाती है तो फिर उसके लिए कुछ उपाय तो रह नहीं जाता हाथों में, तो ठीक है जो हुआ ठीक है, ठीक है। कभी कभी मतलब ऐसा लगता है देखा कि मतलब इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का हुआ जो मतलब इतने 4 बार क्वालिफाई करे, इंटरव्यू तक गए हैं, तो मतलब हम लोग तो अभी प्रिपरेशन का नाम मतलब ऐसे कर रहे हैं कि हाँ। ये जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मुझे भी लोगों को देखकर लगता था कि भाई इन्होंने तो बहुत कर लिया, ये तो बड़े इंटेलिजेंट है, मेरा कैसे एग्जैक्टली होगा? मैम, यही चीज है ना, कि हो रहा इनका है नहीं हुआ या फिर इनका हो गया तो मतलब हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते। तो अब मैं वो नहीं शोर के दूसरे के नाने पर हूँ, तो अब मेरा जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो पढ़ेगा उसका निकलेगा, और हर इंसान सिर्फ पढ़ाई के साथ ही नहीं आता, कुछ किस्मत लेकर आता है। आप लोग विश्वास करें या ना करें, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर मैम करती हैं। यही लगता है कभी कभी जिसका 1 नंबर से 2 नंबर से रुकता है, फिर वही कहता है आदमी कितना भी मेहनत करे लेकिन वो कहीं ना कहीं किस्मत से लेकर ठीक के है, लेकिन चूक जाता है सबसे फिर। किस्मत को थोड़ा सा ब्लेम करने के लिए या किस्मत पर भरोसा करने के लिए पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम मेहनत करें। पहला जो Yes, स्टेप है ma'am. वो तो चढ़ रहे ना, मेहनत कर नहीं रहे, किस्मत के भरोसे बैठे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया जो हमारे हाथ में है वो करते हैं, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं उसको जो होगा देखा जाएगा। अच्छा मैम, जैसे आपने एक अपना बैच भी चला रखा है, अभी बोल रहे थे मतलब वो आप बताए थे, मैं 250 रुपये शायद उसका प्रीमियम है, तो मैम उसको ज्वाइन करने के लिए अभी मैं मतलब आपके पास उस पर मैसेज किया था, जो एक आपका टेलीग्राम इक्शा मिश्रा करके @ उस पर मैम, लेकिन मेरा रिप्लाई नहीं आया था, उसके बारे में जानना चाहता हूँ मैम, कैसे मतलब कहाँ पेमेंट करें उसके ऐसा लिए? तो नहीं होता है कि मुझे कोई मैसेज करे और मैं रिप्लाई ना करूँ, सही में किया है, नहीं सही यूजर नेम में नहीं किया नहीं है। मैम, मैंने किया था मैम, पता नहीं शायद उस पर अभी तक डबल टिक हुआ ही नहीं, मैं देखा मैं कई दिन हो गया मैम मुझे। तो एक बार यूजर नेम में फिर जाकर मैसेज करना। बाकी 2025 वालों के लिए नहीं है, वो 2024 वालों के लिए है। दैट्स एन इंटेंसिव रिवीजन ग्रुप, जिसमें हम रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
यस मैम, इससे वही मैं पूछ रहा था कि मतलब हम लोग मतलब ज्वाइन कर लें तो क्या ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा? क्यों तुम लोगों के लिए नहीं है वो, ठीक है? क्यों मतलब मुझे ऐसे फीस नहीं लेनी है किसी से जिसका फायदा ना नहीं हो? मैम, नहीं मैम, जैसे मैं क्योंकि कहता एक बार हमने पॉलिटी कवर कर ली है, जैसे आप मैंने देखा था वीडियो आपने जो डाला था फर्स्ट वीडियो, उसमें काफी कुछ चीजें हाँ क्लियरिटी हो रही थी कि हाँ हम लोग भी सीख रहे थे उससे कि हाँ ये चीजें ऐसे आंसर करनी है, ऐसे बोलनी है, तो मतलब जैसे लेना चाहे तो कोई ऐसा इशू तो नहीं है ना उसके लिए? देखो इशू कोई नहीं है, लेकिन उसको जो लोग 2024 वाले कर रहे हैं, ठीक है, वो भाग के चीज़ें कर रहे हैं। आप लोगों के पास टाइम है कि आप आराम से चल कर चीज़ें कर सकते हैं, अगर भागने का शौक हो अभी से। लेकिन अगर उसमें भागोगे तो कई सारी चीज़ें स्किप होने लगेंगी, ठीक है, कि हम उसमें इंपॉर्टेंट उठा रहे हैं। जैसे मैंने अभी उसको बोला था कि इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ो, ठीक है, 2025 वाले, तो उसमें हम इकोनॉमिक्स केवल इंपॉर्टेंट करेंगे, राइट? ओके। तो वो वाली चीज़ सिंक नहीं कर पाओगे, और अगर सिंक करोगे तो उतना 2025 के लिए जो होलिस्टिक चीज़ें चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। तो मैं 2025 वालों को ये शॉर्टकट नहीं देना चाहती हूँ, बाकी इट इज़ ऑब्वियसली अप टू यू, ठीक है? क्यों शॉर्टकट लेना है, आराम से डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करो। ओके ठीक है, थैंक यू मैम, बस यही क्वेश्चन था मेरा। चलिए फिर मैं एंड करती हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, और टेलीग्राम में जो यूज़र नेम लिखा है वहाँ पर उसी में जाकर मैसेज करना है, ठीक है? ओके ठीक है, चलो, थैंक यू ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम।